नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आपने बहुत सुना होगा, इंसाफ के घर देर है अंधेर नहीं। आज उसी इंसाफ की डगर पर आपको चलकर दस्तक देनी है। आज शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में जमानत मिली। जेल जाने के 25 दिन बाद भी आर्यन खान को जमानत सिर्फ इसलिए नहीं मिली क्योंकि कानूनी पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तर्क कमजोर पड़े, बल्कि जमानत शायद इसलिए भी मिल पाई क्योंकि आर्यन खान के पिता मुकुल रोहतगी, सतीश माने शिंदे जैसे बड़े अनुभवी और देश के नामी वकीलों की टीम को खड़ा कर पाने में सक्षम थे। बेल इसलिए भी मिल पाई क्योंकि आर्यन का परिवार कानूनी लड़ाई दांव पेच के हर मोर्चे पर खड़े होने की ताकत रखता है। लेकिन फिर भी आर्यन की जमानत पाने में 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लगा। क्या इंसाफ की डगर इतनी कठिन है? फिर सोचिए देश में बंद दूसरे लाखों ऐसे आरोपियों के बारे में जो जमानत के इंतजार में वर्षों अपनी जिंदगी जेल के अंधेरे में बिता दे रहे हैं, जहां जेल ही नियम बना दिया गया और बेल को अपवाद। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान 25 दिन तक जेल में रहने के बाद जमानत मिलने पर शुक्रवार या फिर शनिवार को ऐसे ही जेल के दरवाजों से बाहर आ जाएंगे। पिछले 25 दिन से देश में सबसे बड़ी खबर बनकर छाया ये मुद्दा जमानत मिलने और आर्यन खान के घर पहुंच जाने के बाद अखबारों के पन्ने, न्यूज चैनल्स की स्क्रीन, सोशल मीडिया की पोस्ट, सब जगह से क्या धीरे धीरे सिमट जाएगा? क्या खबर सिर्फ इतनी ही है या फिर सवाल यह भी है कि देश की जेलों में बंद चल रहे दूसरे 3,30,487 आर्यन खानों के बारे में भी सोचा जाएगा जो जमानत का इंतजार कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया 1977 का राजस्थान बनाम बालचंद्र मामला, ये जजमेंट आज भी किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में आरोपी को जमानत देने में एक मुख्य आधार के तौर पर निकल कर आता है, जिसमें जस्टिस ने ये बात साफ कर दी थी कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, यानी बेल देना एक नियम है और जेल भेजना एक अपवाद है। जेल के अपवाद को धीरे धीरे भारत की न्यायिक प्रणाली में थाने से लेकर अदालत तक ने परंपरा के रूप में अपना लिया। जानकार कहते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तारी करके जेल भेज देने को अपना सिस्टम बनाया और अदालतों में ढर्रे पर चली आ रही सुनवाइयों की आदत ने जमानत पाने के अधिकार को धीरे धीरे कमजोर किया। कानून की लड़ाई लड़ने में हर तरह से सक्षम शाहरुख खान के बेटे आर्यन को भी जमानत पाने में अदालतों के चक्कर काटते हुए 25 दिन लग गए। तो सोचिए, भारत की जेलों में उन लाखों कैदियों का क्या, जिनके पास न पैसा है, न नामी वकील, न शिक्षा, न कानून की जानकारी, वो जमानत कैसे पाएंगे? हकीकत को नजदीक से जानकर दस्तक देना इसीलिए जरूरी है। लॉ कमीशन की ही देश में रिपोर्ट बताती है कि किसी भी अपराध के सिर्फ 28% आरोपियों को जमानत मिल पाती है। भारत की जेलों में बंद 4,78,600 कैदियों में से 3,30,487 कैदी अंडर ट्रायल है, यानी 69%। मतलब भारत की जेलों में बंद हर 10 में से 7 कैदी अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल कैदी मतलब वो शख्स जो दोषी नहीं, सिर्फ आरोपी है और अपराध के फैसले के इंतजार में मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए जेल में बंद है। देश की जेलों में बंद 36% अंडर ट्रायल ऐसे हैं जो 1 साल से ज्यादा वक्त से जेल के भीतर ही है। भारत में 5,000 से ज्यादा शख्स मुकदमे के इंतजार में 5 साल से ज्यादा वक्त से जेल के भीतर है। जब आर्यन खान को जमानत पाने में करीब 4 हफ्ते लग जाते हैं, तो जिनके पास न मुकुल रोहतगी जैसे वकील करने की ताकत, जिनके पास न अदालत में तारीख ले पाने की हिम्मत, जिनके पास न कोर्ट में सुनवाई की कागजी कार्रवाई के पैसे भरने तक के होते हैं, वो क्या करेंगे? क्या सिर्फ जेल के भीतर बंद होकर जमानत के अपने अधिकार के लिए तरसेंगे? बेल ना मिल पाने के कारण भारत में कैदी जेलों में इंसानों की तरह नहीं, जानवरों की तरह ठूसे भरे रहते हैं। लॉ कमीशन की रिपोर्ट बताती है कि भारत की 1350 जेलों में जगह ही नहीं है। 100 के मुकाबले 120% कैदी भरे हुए हैं। इन सारे कैदियों पर सालाना 6,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होता है।
भारत में आर्यन खान को जेल हुई तो जमानत मिलने तक एक बड़े वर्ग में यह बहस होती रही कि वो सही है या गलत। बहस सोशल मीडिया में हुई कि जमानत देने में इतना वक्त क्यों लगता है। चर्चा चलती रही कि एक इतने बड़े आदमी के बेटे को भी जमानत मिलने में इतना वक्त लगता है, तो कारण क्या है। अब आर्यन को बेल मिलने के बाद इस तस्वीर को देखिए। ये उस महिला की तस्वीर है जिनके पति को सिर्फ जमानत पाने के लिए बिना ट्रायल के 38 साल जेल के भीतर इंतजार करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में पत्तो देवी के पति जगजीवन राम को 1968 में हत्या के आरोप में पकड़ा गया। जगजीवन राम को आरोपी बनकर 38 साल जेल में बिताने पड़े। 2006 में जाकर सुप्रीम कोर्ट से जगजीवन राम को 70 साल की उम्र में जमानत मिल पाई। ऐसी ही जमानत के लिए सैकड़ों नहीं लाखों नागरिक आरोपी बनकर जेल में जिंदगी काट दे रहे हैं। दावा है कि पुलिस 60% गैर जरूरी गिरफ्तारियां करती है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लंबित मुकदमों का बड़ा बोझ है कि तारीख मिलना भगवान के मिलने जैसा। और भारत में प्रति 10 लाख आबादी सिर्फ 21 जज, जबकि चीन में इतनी ही आबादी के लिए 142 और अमेरिका में 102 जज है। जानकार कहते हैं कि सबसे पहले फायदा पुलिस उठाती है। किसी भी मामले में उन गरीब निर्दोषों को गिरफ्तार सबसे पहले कर लेती है, जिसके बदले पावर, पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शन वालों से पुलिस को फायदा और संरक्षण मिलता है। कोई भी आरोपी जमानती और गैर जमानती धाराओं के अपराध में गिरफ्तार किया जाता है। बड़ी चिंता जमानती अपराध में होती है, जहां बेल पाना एक अधिकार माना गया, लेकिन जमानत की राशि बहुत ज्यादा होने के कारण बहुत से गरीब आरोपी वर्षों जेल में बिताने को लाचार होते हैं। दूसरी वजह होती है 28% कैदी अनपढ़ और 41% अंडर ट्रायल सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं। गरीब तबके के ये लोग कानूनी जानकारी न होने के कारण छोटे छोटे अपराध में जमानत के लिए मदद नहीं ले पाते। जिस तरह कानून कहता है कि बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल एक नियम है, जेल भेजना अपवाद। आज की तारीख में भारत की न्यायिक व्यवस्था में फिलहाल आर्यन खान को बेल मिलना एक अपवाद हो गया, क्योंकि 3,30,487 अंडर ट्रायल अब भी उसी जमानत के अपवाद के इंतजार में जेल के भीतर है। आज तक ब्यूरो। किसी दुकान पर जीवन भर उधारी में सामान लेकर पैसा खाते में कुछ लोग लिखाते हैं। दुकान ठप पड़ने लग जाए, उधारी न चुकाएं तो वो दुकान बिक जाती है या दूसरा कोई आकर ले लेता है। फिर दूसरा मालिक आज नकद कल उधार का बोर्ड लगा देता है। यही कहानी क्या एयर इंडिया की है, जिसके हवाई जहाज में सरकारी विभागों, मंत्रालयों के अफसर खूब उधारी का टिकट काटकर उड़े। एयर इंडिया ठप हो गई, अब टाटा के हाथ चली गई। वित्त मंत्रालय को कहना पड़ा कि सभी सरकारी विभाग अब उधारी नहीं, कैश में एयर इंडिया से टिकट खरीदें, पुराना उधार जरा जल्दी चुका दें। जानते हैं क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों ने ही 268 करोड़ का एयर इंडिया का बिल नहीं भरा है। प्यार गया, पैसा गया और गया व्यवहार, दर्शन दुर्लभ हो गया जब से दिया उधार। उधार प्रेम की कैंची है, उधार एक जादू है जो लेता है देने के नाम पर गायब हो जाता है। कृपया उधार मांगकर शर्मिंदा ना करें। पान से लेकर राशन की दुकानों वाले संदेश क्या अब टाटा की होने जा रही एयरलाइंस को लगाना पड़ेगा? क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कहा कि सभी सरकारी विभाग, मंत्रालय अब जरा कैश में ही एयर इंडिया से टिकट खरीदें और जो पुराना उधार है चुका दें। वजह ये कि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक के आंकड़े कहते हैं कि एयर इंडिया का 268 करोड़ रुपया, जी हाँ 268 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों पर बकाया है। आरटीआई एक्टिविस्ट कॉमोडोर लोकेश बत्रा की तरफ से सूचना के अधिकार के तहत एयर इंडिया से ये जानकारी सामने आई है। इसी महीने कर्ज में डूबे एयर इंडिया को बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने खरीद लिया। भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों ने उधारी पर एयर इंडिया पे यात्रा कर ली। अब कुल 268 करोड़ इन विभागों और मंत्रालयों को एयर इंडिया को चुकाना बाकी है। मतलब हवाई उड़ान सबने भरी, टिकट उधार का लिया और चुकाने में देरी कर दी। वित्त मंत्रालय की कस्टम कमिश्नर पर एयर इंडिया का 64 करोड़ रुपए उधार बाकी है। संचार मंत्रालय के तहत आने वाले डाक विभाग पर एयर इंडिया का 31 करोड़ रुपए बकाया है।
लोकसभा सचिवालय के कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय को एयर इंडिया का 17 करोड़ रुपए चुकाना बाकी है। नौसेना के रक्षा खातों के नियंत्रक पर 16 करोड़ 80 लाख रुपया भी एयर इंडिया का उधार चल रहा है। एक कारण जो लॉस का होता है वो एक पुअर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट होता है। अब किसी चीज में भी लॉस होगा तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए लॉस शुरू हुए थे पिछली सरकार के टाइम पे, सब जानते हैं क्या कारण था। अब उसके कारण ये था, और जो हमारे नियुक्त होते थे, मेरा जो अपना तजर्बा है डिफरेंट हेड्स वो जो थे वो इतने शायद एक्सपीरियंस नहीं थे, या वो नेग्लिजेंट मतलब नेग्लिजिबल, इनको ध्यान नहीं देते थे इन चीज़ों के ऊपर। मेरा ये तजर्बा कहता है। वरना अगर आप सोचिए, अगर आपका खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकेगा तो देश को कैसे कंट्रोल? ये नियम बहुत पहले से ही चला आ रहा है कि यात्रा चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, भारत सरकार के विभागों और मंत्रालयों के अधिकारी जब यात्रा करते हैं तब सरकारी खर्च पर ही यात्रा करते हैं, और जो टिकट का खर्च है वो बाद में यात्रा के बाद विभाग और एयर इंडिया के बीच सेटल होता है। अब एयर इंडिया सरकारी बची नहीं, टाटा समूह के पास चली गई है। इसीलिए वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन निकाला है कि सभी विभागों और मंत्रालयों का एयर इंडिया से उधारी पर टिकट खरीदना बंद कर दिया गया है। एयर इंडिया ने भी कहा है कि क्रेडिट फैसिलिटी जो है अब हवाई टिकट पे बंद कर दी गई है। तो क्या जो सरकारी है उसे घर की खेती समझ लेने का नतीजा ये रहा कि इतने दिन उधारी चलती चली आई एयर इंडिया पर, जो एयर इंडिया सोचिए अपना खर्चा नहीं निकाल पाती थी, जिसे आखिरकार चलाने और उड़ाने के लिए टाटा के हाथों देना पड़ा। एयर इंडिया का महाराज दरअसल सरकार की उधारी में भी दबा हुआ था। इसी महीने आरटीआई के जवाब में सामने आया है कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय पर केवल वीवीआईपी उड़ानों के लिए एयर इंडिया का 33 करोड़ 70 लाख रुपए बकाया है। यहाँ तक कि जो आरबीआई देश भर के बैंकों को पैसा भेजती है, जिसके बनाए नियम से आपकी उधारी और हमारे कर्ज का फैसला होता है, उस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी एयर इंडिया की 38 लाख रुपए की उधारी चुकानी है। सरकारी विभागों ने कुछ बिल तो कई सालों से एयर इंडिया का नहीं चुकाया था। खैर अब तक तो ऐसा चलता आया, अब ऐसा नहीं चल पाएगा। इसीलिए वित्त मंत्रालय ने कह दिया, उड़ना है तो चाहे जितना उड़ो, लेकिन उधार वाले खिसको, अब कैश वालों का डिस्को। दिल्ली से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। आएगी तो बीजेपी ही और आएंगे तो मोदी ही, ऐसे संदेश आपने चुनावी सीजन में व्हाट्सएप पर खूब देखे पढ़े होंगे। अब लगभग यही बात देश समेत कई राज्यों के चुनावों में रणनीतिकार बनकर किरदार निभा चुके प्रशांत किशोर कह रहे हैं। एक भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि बीजेपी दशकों तक राजनीति के केंद्र में रहेगी। दूसरी बात, प्रशांत किशोर कहते हैं कि कांग्रेस की कमजोर हालत के कारण ही बीजेपी मजबूत है। यह खबर आज दिन भर चर्चा में रही है। सवाल यह है कि पीके के बीजेपी के प्रति इस स्वीकारीकरण वाली राजनीति के पीछे की राजनीति क्या है? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 2014 से देश की राजनीति के केंद्र में प्रधानमंत्री बनकर भले नरेंद्र मोदी आए, अभी जिस वक्त बीजेपी एक मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक की जिम्मेदारी निभाते हुए मोदी के 20 वर्ष की वर्षगांठ मना रही है, तब गोवा से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का बयान चर्चा बटोरता है। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose, like it was for first 40 years for Congress. BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. जिस वक्त राहुल और प्रियंका उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक बीजेपी और खासकर मोदी सरकार के विरोध में अपनी मौजूदगी हर जगह दिखाने में जुटे हैं, तब गोवा से प्रशांत किशोर बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली की दलील के साथ राहुल गांधी के साथ एक समस्या बताते हैं। Do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry.
So that is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. तो क्या देश की राजनीति में जो बीजेपी, जो मोदी शाह की जोड़ी कहती आ रही है, अब वही हकीकत है? क्या वाकई फिलहाल अगले कुछ वर्षों तक पीके के मुताबिक मोदी को हटाना तो दूर, राजनीति और सत्ता के केंद्र से बीजेपी को हिलाया भी नहीं जा सकता? एक दलील ये आती है कि CSDS के 2019 के चुनावों में सर्वे के मुताबिक हर 3 में से एक वोटर ने मोदी के कारण बीजेपी को चुनने की बात कही। तो पूछा जाने लगा कि आगे क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे के बिना भी बीजेपी कभी उतरती है तो उसे सत्ता के केंद्र से कोई नहीं हिला सकता? प्रशांत किशोर अगली दलील देते हैं। It's a fight between 1/3 and 2/3. Only 1/3 people at best are voting for BJP or wanting to support BJP. The problem is the 2/3 side is so fragmented that that's divided among 10, 12, 15 parties. And that is primarily because of the decline of Congress. इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी बीजेपी के सामने भारत की सबसे पुरानी पार्टी करीब 137 साल का इतिहास समेटे हुए खुद बेहद कमजोर हालत में है। 2014 में देश के 13 राज्यों में कांग्रेस की सत्ता थी, लेकिन अब कांग्रेस की सरकार सिर्फ अकेले अपने दम पर पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रह गई। महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु में कांग्रेस की गठबंधन सरकारें हैं। एक दलील ये भी आती है कि 2019 के बाद के विधानसभा चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर राज्यों में घटा, लेकिन फिर भी सत्ता की जमीन पर बीजेपी मजबूत है। ऐसे में प्रशांत किशोर, जिनकी पहचान 2014 के चुनाव में बीजेपी के लिए कैंपेन प्लान करने से बनी, बिहार से ताल्लुक रखने वाले प्रशांत अब तक नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी के अलावा नीतीश कुमार, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी और तमिलनाडु में डीएमके नेता एमके स्टालिन को चुनावी रणनीति तैयार करने में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बंगाल में जीत के बाद अभी गोवा में ममता बनर्जी की पार्टी के चुनावी विस्तार की रणनीति बनाते पीके को क्यों लगता है कि मोदी को अभी हराना विरोधियों के बस में नहीं है? Unless you examine, understand and take cognizance of his strength, you would never be able to put a counter to defeat him. The problem I see is most people are not spending enough time or giving him credit to understand what are his strengths and what is making him popular. Only if you know then you can find a counter. 4 महीने के भीतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर यानी 5 राज्यों में चुनाव है, जिनमें पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार है, उत्तराखंड में कांग्रेस खुद को दावेदार समझती है और प्रशांत किशोर गोवा में बैठकर खुद ही फिलहाल बीजेपी के बाहर न होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। You go and talk to any Congress leader or for that matter any regional leader, they'll say it's just a matter of time. People are getting fed up. There will be an incumbency. People will throw him off. I doubt. It's not happening. कुछ हफ्ते पहले तक राहुल प्रियंका से प्रशांत किशोर की मुलाकात होने की बातें सुर्खियों में आती रही। अटकलें तब लग रही थी कि पीके अब कांग्रेस के लिए कोई भूमिका निभा सकते हैं। लखीमपुर में जब प्रियंका सक्रिय हुई तो पीके ने बिना नाम लिए कांग्रेस को जीओपी यानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हुए ये तंज कसा था कि जिन्हें लगता है कि सबसे पुरानी पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष खड़ा हो जाएगा, उन्हें निराशा हाथ लगेगी। गहरी बैठी समस्याओं का हल आसानी से नहीं होता। तो क्या आप कांग्रेस से रिश्तों में खटास और इसीलिए पीके आएगी तो बीजेपी ही वाली बात कहकर कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ते हैं? ये सारी की सारी चुनौतियां किसी एक पार्टी के नेता या एक पार्टी के ऊपर नहीं है। ये चुनौती पूरे देश के 134 करोड़ निवासियों को दी जा रही है कि आप कुछ भी कर लीजिए, आएगी भाजपा ही। तो अब जवाब देने का समय एक पार्टी और उसके नेता के लिए नहीं है, अब देश को खड़ा होकर जवाब देना है। जीतेगा कौन ये फैसला करती तो जनता है। अब जनता किसे राजनीति के केंद्र में रखेगी, जवाब जनता ही चुनावों में दे सकती है। राजनीति के केंद्र से बीजेपी के ना जाने वाले बयान के बाद ये जरूर लगता है कि कांग्रेस से उनके कनेक्शन वाली अटकलें पूर्ण विराम लगा चुकी है। पणजी से हरीश के साथ आज तक ब्यूरो। अगले हफ्ते आज ही के दिन यानी गुरुवार को दीपावली होगी। गली मोहल्ले सोसाइटीज में बच्चे अभी से हाथ में पटाखे लेकर घूमते फोड़ते नजर आने लगे हैं। ऐसे में सावधान रहने वाली दस्तक आपको देखनी जरूरी है। यह खबर सूरत से आई है, पहले इस वीडियो को देखते हैं। सूरत की एक सोसाइटी के गलियारे में 5 बच्चे एक जगह सीवर के ढक्कन के ऊपर पटाखा जलाते दिख रहे हैं। अचानक माचिस की तीली जलाते ही आग की लपटें नीचे से उठी और 5 बच्चे भागते हुए नजर आए। सूरत की दर्शन सोसाइटी में सीवर के ढक्कन के नीचे से गैस लाइन निकलती है, जिसमें दावा है कि लीकेज हो रहा था। बच्चों ने पटाखे जलाने चाहे तो नीचे से लपटें गैस लीक के कारण निकल पड़ी।
गनीमत यह रही कि बच्चे गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुए। जरूरी है कि आप भी आसपास इस बात का ख्याल रखें कि कोई ज्वलनशील वस्तु या गैस पाइपलाइन तो नहीं है। आर्यन के लिए इंतजार करते शाहरुख खान और उनके परिवार की आज की रात सुकून होगा, लेकिन एक बड़ी बेसब्री और बेचैनी भी इस इंतजार के साथ कि बस ये रात बीते, सुबह हो, बेटा घर आए। 25 दिन से जिस आदेश के इंतजार में शाहरुख, गौरी और आर्यन के दिन का चैन और रात का सुकून छिना हुआ था, आखिरकार वो लम्हा आने वाला है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन की आजादी वाले कागज पर दस्तखत कर दिए हैं। कल या फिर शनिवार तक आर्यन जमानत पर रिहा होगा। आज की शाम नहीं भूलेंगे शाहरुख खान, नहीं भूलेंगे गौरी खान, नहीं भूलेंगे आर्यन खान, क्योंकि आज की शाम का इंतजार शाहरुख के परिवार को पिछले 25 दिन से था। पूरा दिन बेचैनियों में बसे इंतजार का था। पहले सुबह का इंतजार, फिर दोपहर का इंतजार, फिर सुनवाई शुरू होने का इंतजार, फिर सुनवाई खत्म होने का इंतजार। लेकिन आखिरकार समंदर में ढलते सूरज की बसंती शाम के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट के गलियारे से निकले दो शब्द ने शाहरुख के संसार को प्रसन्नता के पारावार में बदल दिया। ये दो शब्द थे, बेल ग्रांटेड। आज हाईकोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है, उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। 26 दिनों के बाद शाहरुख खान को कोई अच्छी खबर मिली थी। ये खबर बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस नितिन सांबरे ने सुनाई थी। कि अदालत में आज जब आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने तकरीबन 1 घंटे का आर्ग्यूमेंट किया। अदालत ने उनसे कई सारे अलग अलग सवाल पूछे, लेकिन उस पूरे सवाल जवाब के दौरान अचानक जब मुकुल रोहतगी जब उठे अपना काउंटर रिजॉइंडर देने के लिए, अचानक अदालत ने बस कह दिया ऑल 3 एप्लीकेशंस अलाउड। यानी कि अदालत ने जब सिंह साहब का पूरा आर्ग्यूमेंट सुना, तभी वो कन्विंस हो चुके थे कि इनके पास कोई बहुत स्ट्रांग केस नहीं है। वैसे तो शाहरुख की निगाहें बॉम्बे हाईकोर्ट के बुर्ज पर अटकी ही थी। एनसीबी के वकील एएसजी अनिल सिंह दलीलें दे रहे थे और उनकी हर दलील शाहरुख खान के दिल पर हथौड़ों सी चोट कर रही थी, क्योंकि एनसीबी के वकील हर हाल में आर्यन की जमानत याचिका खारिज करा देना चाहते थे। एनसीबी के वकील ने अदालत में दलील दी कि आर्यन खान कई साल से ड्रग्स ले रहे हैं, आर्यन का पेडलर से कनेक्शन बना हुआ है, आर्यन ड्रग्स का इंतजाम करते थे, इसके सबूत हैं। आर्यन को पता था कि उसके दोस्त अरबाज के पास चरस है। ये चरस अरबाज और आर्यन दोनों के लिए था। चैट से पता चला है कि वो ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे। आर्यन ने बड़ी मात्रा में ड्रग डील की कोशिश की। एक ही दिन में सभी जगह से आए सभी 8 लोगों के पास नशीले पदार्थ मिले हैं। वकीलों की दलीलें खत्म हुई और फैसला हुआ कि आर्यन खान जेल से रिहा होंगे, उन्हें जमानत दी जाती है। Well, we are grateful to God that ultimately we succeeded in making submissions that were heard by the court. और इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती है कि जो हमने पहले दिन से बोला था जज साहब को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपने को हाई कोर्ट तक आना पड़ा। ये हमने दलील की कि उनके पास पोजीशन थी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसका कोई कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस था नहीं। तीसरी बात कि उसका कोई लेन देन था नहीं शिप के साथ, और कोई कॉन्स्पिरेसी की एंगल थी नहीं है। लेकिन उसको ये सब सहना पड़ा आर्यन खान को, और वो सब सहने के बाद आज वो छूट गया है। हालांकि आर्यन को आर्थर रोड जेल से रिहा होने में अभी 1-2 दिन का वक्त है। सारे कानूनी दस्तावेजों को मुकम्मल किया जाएगा। सब कुछ पक्का होने पर आर्यन की रिहाई होगी, मगर इत्मीनान ये है कि इम्तिहान खत्म हुआ। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए।
इसके पहले 26 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हुई थी। यहाँ एनसीबी के वकील ने आर्यन की जमानत याचिका का विरोध किया था। एनसीबी के वकील ने कहा था कि आर्यन को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जमानत मिलेगी तो गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। शाहरुख की मैनेजर पूजा डडलानी गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश पहले भी कर चुकी हैं। अब बारी थी आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी की। मुकुल रोहतगी ने एक एक करके बताना शुरू किया कि आर्यन को जमानत क्यों दी जानी चाहिए। आर्यन के वकील ने कहा कि बिना किसी सबूत के 23 दिन से जेल में है आर्यन। जो चैट मिली है वो पुरानी है। चैट के दौरान आर्यन विदेश में था। व्हाट्सएप चैट का क्रूज ड्रग्स केस से कोई मतलब नहीं है। पंचनामा में आर्यन का फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं है। आर्यन खान के पास ड्रग्स भी नहीं मिला। ड्रग्स लेने की जांच के लिए कोई टेस्ट भी नहीं हुआ। आर्यन की गिरफ्तारी का कोई आधार भी नहीं है। आर्यन खान पर किसी तरह का केस नहीं बनता। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया। इनसे दोषियों जैसा बर्ताव क्यों हो रहा है? इन्हें सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। जैसे ही ये उम्मीद बंधनी शुरू हुई कि आर्यन को शायद आज जमानत मिल जाएगी, वैसे ही एनसीबी के वकील ने कहा कि उन्हें अपनी दलील के लिए समय चाहिए और इस तरह से आर्यन की जमानत का इंतजार एक रात और आगे खिसक गया। मगर आखिरकार वो पल आया जब शाहरुख और उनके परिवार की मन्नत पूरी हुई। मुंबई से विद्या, सौरभ वक्तानिया, मुस्तफा शेख, साहिल जोशी और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इधर आर्यन खान को जमानत मिली, उधर शाहरुख को चाहने वाले खुशी से झूम उठे। बहुत संख्या में लोग शाहरुख खान के घर के बाहर जमा हो गए। इस बीच शाहरुख के छत पर भी उनके बेटे नजर आए। बहुत दिनों के बाद मन्नत में खुशी की ऐसी तस्वीर सामने आई। जैसे खुश होने पर अपने जन्मदिन पर शाहरुख खान अपने छज्जे से अपने चाहने वालों का अभिवादन हाथ हिलाकर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही उनका छोटा बेटा अबराम खान हाथ हिलाकर नीचे खड़े लोगों का अभिवादन कर रहा है। खुशी जताने के लिए न भाषा की जरूरत होती है, न शब्दों के संस्कार की आवश्यकता, न व्याकरण। उसे नहीं मालूम क्रूज ड्रग्स केस, एनसीबी या आर्थर रोड जेल, मगर 8 साल का बच्चा महसूस कर रहा है वो खुशी जो मन्नत में 26 दिन बाद आई है। अबराम खान को कोई बार बार खींच के ले जाना चाह रहा है, मगर अबराम है कि जाने का नाम नहीं ले रहा। एक तस्वीर मन्नत के बाहर की भी है, उन फैंस की जो पिछले 26 दिनों से दुआएं मांग रहे हैं शाहरुख के बेटे की रिहाई की। उन फैंस की जो रोज मन्नत के बाहर आकर खड़े होते हैं शाहरुख के इंतजार में कि इस मन्नत में एक बार फिर खुशियां लौटेंगी और शायद शाहरुख खान एक बार फिर इस बालकनी से हाथ हिलाएं जहां अबराम अपने पिता के अंदाज में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। भाई क्या कहेंगे आप लोग? काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं, आर्यन खान की अब रिहाई भी हो गई है, क्या कुछ कहेंगे? अभी इसके बारे में देखो, रिहाई तो हो चुका है, अभी काफ़ी देर से हम वेट कर रहे हैं। अभी ना तो वो यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर भी याद देख रही है, माहौल बन रहा है। आप पता है शाम तक कितनी देर में आएंगे वो। शाहरुख खान के फैन हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। उनकी रिहाई पर आप खुश हैं? हाँ, मैं उसकी रिहाई पर खुश हूँ। और यही वजह है कि आप यहाँ पर पहुँचे हैं? हाँ, उसी की वजह से बोल रहा हूँ। कुछ कहना चाहेंगे शाहरुख खान के लिए? कुछ नहीं कहना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो शाहरुख खान के प्रशंसक है, फैन है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप यहाँ पर आपको दूर से तस्वीर दिखाऊं, आप अच्छी तरह देख पाएंगे कि कितनी भीड़ यहाँ पर शाहरुख खान के घर के बाहर, मन्नत के बाहर जमा हुई है, जो शाहरुख खान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। बेटे की जमानत की खबर के बाद एक बार फिर मन्नत के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ने लगी। वहीं घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई। आर्यन खान की जमानत पर मुहर लगने के बाद से ही लगातार मन्नत के बाहर उनके प्रशंसकों की भीड़ जमा हो रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो भीड़ है शाहरुख खान के बेटे
के रिहाई के बाद यहां पर जमा होने शुरू हो चुकी है। हमने कई लोगों से बात की जिनका कहना है वो शाहरुख खान के फैन है और आर्यन खान की बेल की खबर मिलने के बाद यहां पर जमा हुए हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा मुंबई पुलिस की तरफ से यहां पर सुरक्षा बल भी डिप्लॉय किया गया है क्योंकि यहां पर काफी भीड़ जमा हो रही थी, यहां पर ट्रैफिक की भी काफी असुविधा हो रही थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस की यहां पर टीम तैनात की गई है जो कि ट्रैफिक को क्लियर कर रही है। जो अनजान लोग यहां पर खड़े उन्हें भी इकट्ठा होने नहीं दिया जा रहा है। 26 दिन बाद अब परिवार को इंतजार है आर्यन खान के घर आने का, परिवार के साथ खुशियां मनाने का। 2 नवंबर को शाहरुख का जन्मदिन है, 12 नवंबर को आर्यन खान का जन्मदिन है। ऐसे में शाहरुख के बेटे की रिहाई परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। उमेश शुक्ला, मुंबई, आज तक। 2 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक की यात्रा शायद आर्यन खान कभी याद नहीं रखना चाहे कि इन 26 दिनों में उनके साथ जो कुछ हुआ वो इसे भूल जाएं। लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि इस दौरान क्या क्या हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख पर तारीख, दलील पर दलील और आखिरकार 26 दिन बाद वो दिन आया जिसका शाहरुख खान का परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत पर मुहर लगाई तो परिवार की मानो मन्नत पूरी हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्यन खान को भले ही जमानत मिली हो लेकिन वो बरी नहीं हुए हैं। न अनन्या के साथ हुई ड्रग्स चैट पूरी तरह खारिज हुई है, न ही आर्यन के ड्रग्स लेने के आरोप से वो पाक साफ निकले हैं। आर्यन के सलाखों के पीछे जाने की कहानी शुरू हुई थी 2 अक्टूबर की रात को, जब एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज में हो रही पार्टी पर छापा मारा था, जहां आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज के साथ पार्टी में शामिल होने पहुंचे थे। देर रात ड्रग्स मामले में आर्यन खान को एनसीबी ने पकड़ा तो 3 अक्टूबर को आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया है। आज दिन भर हुई पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद 4 अक्टूबर से कोर्ट में पेशी के साथ जमानत का सिलसिला शुरू हुआ। वकील सतीश मानशिंदे को आर्यन की रिहाई की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन एक के बाद एक तारीख मिलती गई और आर्यन की जमानत खारिज होती चली गई। 8 अक्टूबर को आर्यन खान को आर्थर रोड जेल शिफ्ट किया गया। इस बीच एक के बाद एक सबूतों के दावे सामने आते रहे। एनसीबी फुल एक्शन में दिखी। आर्यन केस में शाहरुख के ड्राइवर से लेकर अनन्या पांडे तक से लंबी पूछताछ का दौर चला। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आर्यन खान है, यहाँ पर शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, इसको लाया गया यहाँ पर और आर्थर रोड जेल में ये मेन गेट है और उसके अंदर ये गाड़ी दाखिल हो चुकी है। 11 अक्टूबर को आरोपियों के वकील ने विशेष अदालत का रुख किया। 13 अक्टूबर को आर्यन की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज हो गई। जहां आर्यन खान को आज फिर जमानत नहीं मिली और शाहरुख खान के घर मन्नत में फिर से सन्नाटा छा गया। एनसीबी ने आर्यन पर एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाए। मामला महाराष्ट्र बनाम केंद्र सरकार का होने लगा। उद्धव ठाकरे ने दशहरे पर आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े कर दिए।